हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका 5वां पार्ट हमारा पर्यावरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 1 से लेकर 13 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक बायोलॉजी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आगे के भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का ही नाम है पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण से रिलेटेड बात में आपको सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, अर्थात पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? तो किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है तथा जिससे वह प्रभावित होता है, उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पौधे, जानवर किसी मनुष्य के पर्यावरण का जैविक हिस्सा है। इसमें पर्यावरण को सरल भाषा में बताया गया है कि कोई भी जीव हो और उस जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या जैव या अजैव कारकों से निर्मित जो दुनिया है जिसमें वह निवास करता है, अर्थात जिसमें वह रहता है तथा जिससे वह प्रभावित होता है, उसे ही उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पौधे, जानवर किसी मनुष्य के पर्यावरण का एक जैविक हिस्सा है। जिस धरती पर वह रहता है एवं फसल उपजाता है, जिस धरती पर मनुष्य रहता है उसी धरती पर वह फसल उपजाता है। जल जो वह पीता है एवं सिंचाई के लिए भी उपयोग में लाता है। हवा जो उसकी प्राण वायु है, वे उसकी भौतिक वातावरण का भाग है। इसमें दो प्रकार का वातावरण का भाग बताया गया कि पहला तो पौधे, जानवर किसी मनुष्य के पर्यावरण का एक जैविक हिस्सा है, और दूसरा उसके भौतिक पर्यावरण का भाग है वायु और जल जिसको वह पीता है। और इसके अलावा वायुमंडलीय कारक जैसे सूर्य की रोशनी, वर्षा, तापकर्ण एवं नमी आदि भी भौतिक वातावरण के ही भाग हैं। तो इसमें पर्यावरण किसे कहते हैं, इस बात को समझाकर बस उसके थोड़े से एग्जाम्पल को बताया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य किसी पौधे, जानवर के पर्यावरण के रूप में रहता है, वह उसके एक प्रकार का पर्यावरण का जैविक हिस्सा है। और जिस प्रकार वह फसल को उपजाता है और फसल का सिंचाई जल से करता है, यह एक प्रकार का उसका भौतिक वातावरण का भाग है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। जो वायु प्रदूषण हो जाते हैं, उस वायु प्रदूषण होने के कारण कौन कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर वायु प्रदूषण होता है तो उस प्रदूषण के होने का मुख्य कारण यही है कि उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो गई है। तो ये गैस के कारकों के कारण ही वायु प्रदूषण होती है। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि वायु प्रदूषण का कारक क्या है। तो वायु प्रदूषण के कारक में आपको सिर्फ वही तीनों गैसों का नाम याद रखना है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि आप प्रदूषण से क्या समझते हैं। तो पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। जो हमारा पर्यावरण होता है उस पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ जो मिल जाते हैं, उन अवांछनीय पदार्थों का मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। यह वायु, जल तथा मिट्टी सबको प्रदूषित कर सकता है। हमारा पर्यावरण का जैसे एक भाग है वायु, जल तथा मिट्टी, और अगर इसमें कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाती है तो वह प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि यह वायु, जल तथा मिट्टी सबको प्रदूषित कर सकता है, यही है प्रदूषण। तो प्रदूषण में आपको सिर्फ इतना समझना है कि पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिलना, जिसका पर्यावरण में ज़रूरत ही नहीं है वैसे पदार्थों का मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। और जब यह प्रदूषण अवांछनीय पदार्थ पर्यावरण में मिल जाते हैं तो यह वायु, जल तथा मिट्टी सभी को प्रदूषित कर सकता है। ओजोन स्तर का क्या महत्व है? हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में बताया था ओजोन परत के बारे में। जो ओजोन परत होता है
वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वे हम लोगों के लिए घातक विष के समान होती है और यह ओजोन परत ही उस किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो सुनिए इसमें क्या लिखा गया है कि ओजोन स्तर का क्या महत्व अर्थात क्या इंपॉर्टेंस है। तो ओजोन स्तर बोले या ओजोन परत बोले, बात एक ही है। तो ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, का अवशोषण कर लेता है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन म्यूटेशन को जन्म देती है। अगर जो सूर्य प्रकाश होती है उस सूर्य प्रकाश में एक हानिकारक पराबैंगनी किरणें भी निकलती है और उस पराबैंगनी किरणों को यह जो ओजोन स्तर होती है इसको अवशोषण कर लेती है, यही इसका मुख्य महत्व है। और अगर यह इसको अवशोषण नहीं कर पाएगी तो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन को भी जन्म दे सकती है, अर्थात ऐसे ऐसे रोग मनुष्य को हो सकते हैं। तो ओजोन स्तर का महत्व में सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो ओजोन स्तर या ओजोन परत होता है वह सूर्य के द्वारा आए गए हानिकारक किरणों, जो पराबैंगनी किरणें होते हैं, उनको अवशोषित करने का काम करती है, यही इसका महत्व है। उत्पादक से आप क्या समझते हैं? उत्पादक से आप क्या समझते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं उत्पादक कहलाते हैं। वैसे जीव, हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि उत्पादक की श्रेणी में पेड़ पौधे आते हैं। तो उत्पादक से आप क्या समझते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। ऐसे जीव सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधों की उत्तकों में संचित रहता है। जैसे हरे पौधे ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ है तथा साथ ही वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच भी संतुलन बनाए रखते हैं। जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ होते हैं, इसीलिए अपना स्वयं पोषण कर लेते हैं। और उसके साथ साथ ही ये जो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इन दोनों के बीच भी संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ अधिक लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, जो ऑक्सीजन मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उत्पादक से आपको सिर्फ इतना समझना है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं वही उत्पादक कहलाते हैं। और उत्पादक के थोड़ा सा इसमें उदाहरण बता दिया गया है कि ऐसे जीव सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधों की उत्तक में संचित रहते हैं। जैसे कि हरे पौधे ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को शोषित करने में भी समर्थ होते हैं और साथ ही साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच भी संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्टों से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है। जो जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पर्यावरण में होते हैं उन अपशिष्टों से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है। तो प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं अर्थात प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट जो होते हैं उनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है तथा वे अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं और प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, इसे ही जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे काटनाशक, पीड़कनाशक, डीडीटी, सीसा, आर्सेनिक, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये सभी के सभी जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट होते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण के कारक पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। यह लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं चूँकि यह अपघटित नहीं होते हैं अर्थात ये डीकम्पोज नहीं होते हैं। तो जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट में सिर्फ आपको इसका परिभाषा बता देना है और इसके कुछ एग्जाम्पल को बता देना है। तो इसी कारण पर्यावरण को हानि पहुंचती है, क्योंकि जो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट होते हैं ये अपघटित नहीं हो पाते हैं और ये अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उस तंत्र में उत्पादक का अर्थात पौधों का क्या कार्य है। तो प्राकृतिक तंत्र में पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य होते हैं। इसके द्वारा जो कार्य होते हैं वे नीचे लिखे गए हैं। तो किसी भी इसका पहला कार्य है कि किसी भी पारितंत्र में रहने वाले जीव की प्रकृति का निर्धारण हरे पौधे या उत्पादकों के द्वारा होता है। किसी भी पारितंत्र में जो रहने वाले जीव होते हैं उन जीवों की प्रकृति का निर्धारण हरे पौधे या उत्पादक के द्वारा ही होता है।
वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का संतुलन भी हरे पौधों के द्वारा ही होता है। इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन में और बताया है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच संतुलन होता है, इस संतुलन को हरे पौधे ही बना के रखते हैं। इसके बाद आपका इसका तीसरा काम है कि केवल हरे पौधे ही पारितंत्र के मूल ऊर्जा स्रोत को सौर ऊर्जा का परिग्रहण कर सकते हैं। जो पारितंत्र का मूल ऊर्जा स्रोत होता है सौर ऊर्जा, उस सौर ऊर्जा को केवल हरे पौधे ही परिग्रहण कर सकते हैं। तो ये तीनों इसके काम थे कि किसी भी पारितंत्र में रहने वाले जीव की प्रकृति का निर्धारण हरे पौधे या उत्पादक के द्वारा ही होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का संतुलन भी हरे पौधों के द्वारा ही होता है और केवल हरे पौधे ही पारितंत्र के मूल ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा सौर ऊर्जा का परिग्रहण कर सकते हैं। तो ये थे पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का क्या कार्य है, अर्थात जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उस तंत्र में पौधों का क्या क्या कार्य है, पौधों को ही उत्पादक का नाम दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को एक चित्र से दर्शाएं। इससे पहले आपने जो पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा उस तंत्र के विभिन्न घटकों को एक चित्र के माध्यम से दर्शाएं। तो चित्र में सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये हो गया पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र दो भागों में बढ़ती है, पहला जैव घटक, दूसरा अजैव घटक। तो अजैव घटक होता है मृदा, वायु, जल, प्रकाश तथा ताप। ये अजैव घटक ऐसे अजैव घटक होते हैं जिनमें जीव अर्थात जीवन नहीं होता है, और ये जैव घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीवधारी। तो यह जो चित्र था यह पारिस्थितिक तंत्र के घटक का था। पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, अजैव घटक और जैव घटक। अजैव घटक में निर्जीव चीज होते हैं और जैव घटक में सजीव चीज होती है। तो यही था पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का एक चित्र कि पारिस्थितिक विभिन्न घटकों के चित्र में आपने सिर्फ इतना समझा कि पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, अजैव घटक और जैव घटक। अजैव घटक में निर्जीव चीज होते हैं और जैव घटक में सजीव चीज होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई दो उदाहरण दें। कृत्रिम का अर्थ होता है मानव निर्मित, तो मानव निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उस तंत्र का कोई दो उदाहरण दें। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला फूलवारी और दूसरा जल जीवशाला या एक्वेरियम। एक्वेरियम जिसमें जल जीवशाला, जल में जीवों को रखने के लिए मनुष्य के द्वारा जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बनाया जाता है वही कहलाता है। और दूसरा पहला फूलवारी, फूलवारी को बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दो उदाहरण थे फूलवारी और जल जीवशाला या एक्वेरियम, ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, अर्थात ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र है। मैदानी पारिस्थितिक में उत्पादक एवं उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता का नाम बताएं। उत्पादक आप पहले से ही जानते आ रहे हैं कि जो उत्पादक होते हैं वे पेड़ पौधों से रिलेटेड होते हैं। तो जो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं एवं उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता, उनके नाम बताएं। तो मैदानी पारिस्थितिक उत्पादक में हरे घास होते हैं। जो मैदानी पारिस्थितिक में उत्पादक का नाम है वह है हरे घास, तथा उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता का नाम तो तथा बाज उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता, जो बाज होता है वह उच्चतम श्रेणी का एक उपभोक्ता होता है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें उत्पादक हरे घास होते हैं एवं उच्चतम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वह उपभोक्ता बाज होता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? आप पारिस्थितिक तंत्र शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपने इस बात को अभी तक नहीं समझा होगा कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या। पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम लिखें। तो जैव घटकों के नाम आपने इससे पहले ही पढ़ लिया है कि पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटक क्या हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य और जंतु। तो जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करना, सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव मंडल में जो विभिन्न घटक होते हैं तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करना ही सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो जैव घटकों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे कि पौधे और जंतु। हमने आपको बताया कि जैव घटक वे घटक होते हैं जो सजीव होते हैं, जैसे कि पौधे और जंतु, और अजैव घटक वे होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, जैसे कि मिट्टी, वायु और सूर्य का प्रकाश। तो यह था पारिस्थितिक तंत्र क्या है और पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम लिखे। तो पारिस्थितिक तंत्रों के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम में आपने पौधे और जंतु को पढ़ा।
पारिस्थितिक दक्षता को परिभाषित करें। जो पारिस्थितिकी दक्षता होता है उस पारिस्थितिकी दक्षता को परिभाषित करें। तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की दक्षता उसके भोज्य पदार्थ के सेवन तथा उसे जैव मात्रा में परिवर्तित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यही पारिस्थितिकी दक्षता कहलाता है। किसी भी पारितंत्र में जो ऊर्जा के प्रवाह की दक्षता होती है एवं उसके भोज्य पदार्थ के सेवन तथा उसे जैव मात्रा में परिवर्तित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यही बात पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है। आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझ के याद करना होगा कि किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की दक्षता उसके भोज्य पदार्थ के सेवन तथा उसे जैव मात्रा में अपरिवर्तित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। उसे ही पारिस्थितिक दक्षता कहा जाता है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पोषी स्तर क्या है। जो पोषी स्तर होता है वह क्या है, और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण भी दीजिए। तो पारितंत्र के आहार श्रृंखला में क्रमबद्ध तरीके से कई जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आहार श्रृंखला को हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से समझाया था, इसलिए अगर आपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं और आहार श्रृंखला को समझ सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको बताते हैं कि पोषी स्तर क्या है एवं एक आहार श्रृंखला का उदाहरण भी दीजिए। तो पारितंत्र की आहार श्रृंखला में क्रमबद्ध तरीके से कई जीव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस पारितंत्र के आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर को निरूपित करता है। पारिस्थितिक तंत्र में 4-5 या उससे भी अधिक पोषक स्तर की संभावनाएं हो सकती है। इसे निम्न आहार श्रृंखला द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि जो बाघ होते हैं वे हिरण को खाते हैं और हिरण जो होते हैं अर्थात पेड़ पौधे को खाते हैं। तो यह जो आहार श्रृंखला है, इस आहार श्रृंखला में आपको पीछे से हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बताया था कि आपको पीछे से देखते हुए चलना है कि जो बाघ होते हैं वे हिरण को खाते हैं और जो हिरण होते हैं वे पेड़ को खाते हैं। तो यह जो है यह पेड़ पौधा प्रथम पोषी स्तर है। जो पेड़ पौधा होता है यह प्रथम पोषी स्तर होता है, और यह जो हिरण होता है यह द्वितीय पोषी स्तर है, और यह जो बाघ है यह तृतीय एवं उच्चतम श्रेणी का पोषी स्तर है। तो इसमें पोषी स्तर क्या है इस बात को समझाना था। तो पोषी स्तर को आप समझ गए हैं कि जैसे कि आहार श्रृंखला में पेड़, हिरण तथा बाघ होते हैं, तो इसमें पेड़ प्रथम पोषी स्तर हो जाता है, हिरण द्वितीय पोषी स्तर, और जो बाघ होता है तृतीय एवं उच्चतम श्रेणी का पोषी स्तर होता है। और यह जो पोषी स्तर होता है यह जरूरी नहीं कि 3 ही हो, यह 4-5 या उससे भी अधिक पोषी स्तर की संभावनाएं हो सकती है। पारितंत्र के आहार श्रृंखला में क्रमबद्ध तरीके से कई जीव जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात लाइन बाय लाइन एक जीव दूसरे जीव से जुड़े होते हैं। जैसे कि बाघ हिरण से और हिरण पेड़ से जुड़ा हुआ है। जिस पारितंत्र के आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर को निरूपित करता है वही पोषी स्तर कहलाती है। और पोषी स्तर 4-5 या उससे भी अधिक हो सकती है। और आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो आहार श्रृंखला में आपने समझ लिया कि बाघ हिरण को खाता है और हिरण पेड़ को खाती है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस चैप्टर का 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, और इसके बाद इसके कुछ आगे के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।